हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 10 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि आज से हम कोई जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें से जो भी टॉपिक अगर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी रेलेवेंस रख रहा है तो वो हम कहीं ना कहीं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, जिससे कि मैपिंग भी आपकी प्रॉपरली इम्प्रूव होती चली जाए। ओके, तो ऐसे में आज हम बात करेंगे इंडियन ओशियन के जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। और मैपिंग का जो पोर्शन है वो बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम न्यूज़ पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखो फ्रंट पेज पे अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो पहले से ही कहा जा चुका है कि वैक्सीन की जो नई पॉलिसी 1 मई 2021 से स्टार्ट की गई है, बोलो उस पर आप एक बार फिर से पुनः विचार करो, राइट, मतलब पुनः विचार कीजिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने ये बोला है कि आप ट्रस्ट तो करो, अभी आपको कोर्ट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी दम लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये आर्टिकल देख लेंगे थोड़ा। इसके अलावा कि वैक्सीन का जो अलोकेशन है उसमें जैसे ही 50% का ये सेगमेंट शुरू किया गया है ना, जिसमें 50% वैक्सीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, प्रोक्योर करेगी, और रिमेनिंग 50% जो है वो स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स करेंगे। तो बोला ऐसे में सप्लाई साइड में जो बॉटल नेक्स थी, जो कमियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, बोले वो और बढ़ गई हैं। तो इस आर्टिकल को भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा ये असम की पॉलिटिक्स है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये इधर आप देखोगे डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा है कि वैक्सीन जो है वो मिलना तो सबको चाहिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिटीजन्स की होनी चाहिए। ये जो कमेंट है ये बेसिकली कमेंट दिया जा रहा है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वैक्सीन्स को, उसके पहले आप डोमेस्टिकली जो सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीनेट करो, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे इतना कुछ और है नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन प्लांट्स से लेकर के ट्रांसपोर्ट में जितनी भी कमियां हैं, जो भी ग्लिचेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और उनके लिए गवर्नमेंट ने ग्रुप स्टैब्लिश किए हैं कि फाइनल डेडलाइन फिक्स कर दी जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में ये कमियां सही की जा सके। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा देखेंगे आप इधर पॉलिटिशियन शुड बी अमंग, ये भी देखो पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो केवल वोट बैंक तक ही आकर रुक जाती है, उसके अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया जाता। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए, कम से कम अभी जो सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर कोविड केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी किस में लगी पड़ी हैं? पंचायत राज इलेक्शंस के में कैंपेन में लगी हुई है। जबकि कोविड कर्व को डिक्लाइन करने के लिए, कोविड कर्व को कंट्रोल करने के लिए कहीं से कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात बताई जा रही है, यूपी का जो काशगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की बात है। तो ये अपने आप में एक दुख की बात है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर बेंगलुरु में क्रिमेटोरियम्स की इतनी कमी आ गई है, उसके चलते ग्रेनाइट क्वेरिंग एरियाज़ में वहाँ पर क्रिमेशन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है डेड बॉडीज़ को। ये भी एक बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही आशा की एक किरण वाली खबर है, जिसमें बिहार और झारखंड के जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो कि यूएस में सेटल हो गए डॉक्टर्स हैं, वो लोग अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं बिहार और झारखंड में। इसमें बताया जा रहा है, केस स्टडी है बेसिकली, कि जो डॉक्टर्स हैं वो यूएसए से जूम कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और लोगों को बिहेवियर समझा रहे हैं कि कैसे आप कोविड-19 से बच सकते हो। सुबह 7 से 8 बजे के लगभग ये कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ सुबह 7 से 8 बज रहे हैं, मतलब यूएसए में रात हो चुकी होती है। तो उनकी रात मतलब शाम का टाइम है और हमारे दिन सुबह का टाइम है, तब ये इंटरेक्शन इनके द्वारा किया जाता है। और अपने जो बिहार और झारखंड के जो लोग हैं, उनके खुद के रिलेटिव्स हैं, उनकी वो हेल्प कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स हो गए या फिर कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्योंकि वो डायस्पोरा बन चुके हैं, वो इंडिया को छोड़ करके यूएसए में सेटल हो गए। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी है और एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। दूसरे स्टेट के जो लोग गए हुए हैं बाहर, वो भी इनसे सीख ले सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। बीच के पेजेस पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। एक इंटरव्यू ज़रूर आप देखोगे जिसमें मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, हेड हैं वहाँ के, उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया है। इकबाल चहल नाम है उनका, आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने
कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ठीक है, तो उसको आप एक बार खुद से देखोगे, ठीक है। उस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत जो बातें बताई हुई है कि कैसे उन्होंने टैकल किया है कोविड को, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो आप अगर आपके सामने केस स्टडी आती है जीएस पेपर 4 में, या कभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपके पास में ऑप्शंस होने चाहिए बताने के लिए कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ऐसा करूँगी या करूँगा, राइट। तो आप वो इंटरव्यू ज़रूर देखोगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे देखें तो कोविड पेशेंट्स में ब्लैक फंगस देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट है। रेयर है, बहुत कम है ये इन्फेक्शन, बट कई स्टेट्स में ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम आप देखोगे तो म्यूकोराइमिकोसिस, इसको बोला था म्यूकोराइमिकोसिस, ओके। तो इसका इन्फेक्शन देखा जा रहा है। तो यहाँ पर सिम्टम्स, प्रिवेंशन, वल्नरेबल कौन है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसके बारे में बताया हुआ है। तो थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे क्योंकि इसमें पूरा मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, बट फिर भी एक जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। तो तो इसको देख लेंगे। दूसरा आप आर्टिकल देख पा रहे हो यहाँ पर कि नेपाल में कोविड-19 क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं। तो वही सिचुएशन बताई जा रही है जो हमारे यहाँ पर है। तो कुछ काम का नहीं हमारे लिए देखने के लिए, नहीं डिस्कस करेंगे। इधर आप देखोगे चाइनीज़ रॉकेट, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B, जिसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा अप्रैल 29 को। तो उसका जो रिमेन्स थे, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए और फिर बाद में अल्टीमेटली मालदीव्स के पास में आकर के और वो कोलैप्स कर गए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या पूरी सिनेरियो थी, क्या सिचुएशन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या माहौल बना, कितना डर था कि कहीं मतलब इनहैबिटेटेड रीजन में कहीं कोलैप्स ना कर जाए वो, नहीं तो लोगों की जान माल का भी नुकसान हो सकता था। बट कोलैप्स कर गया मालदीव्स के वेस्ट में। तो बेसिकली इस आर्टिकल में से हम एक तो देखो ये कंटेंट तो देखेंगे ही, और इसी आर्टिकल से पिक किया गया आज का जो मैपिंग का कंटेंट है इंडियन ओशियन में जो भी आइलैंड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है कि टेलीकॉम कंपनीज के पास में कैश की बहुत कमी है टाइम पे। ऐसे में 5G की जो ऑक्शन है, 5G की जो नीलामी होगी, 5th जनरेशन जो कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो उसकी नीलामी टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है वो करेगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, दैट मीन्स 2022-23 में किया जाएगा। तो इसमें जो भी कंटेंट है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ट्रायल तो देखो अभी चलाने 6 महीने के लिए दे भी चुके हैं अप्रूवल, जिसमें 3 तो प्राइवेट कंपनीज हैं और एक चौथी गवर्नमेंट की कंपनी है। 3 प्राइवेट कंपनीज कौन सी हैं जिसको आपको पता ही है, रिलायंस जियो, एयरटेल भारती और वीआई, जिसको वोडाफोन इंडिया पहले हम बोलते थे। और जो चौथी गवर्नमेंट की कंपनी है उसका नाम है MTNL, महानगर जो टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड है उनके द्वारा, ठीक है, टेलीफोन निगम लिमिटेड, सॉरी, MTNL, उनके द्वारा ये ट्रायल किए जाएंगे। तो बेसिकली यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर कि ऑक्शन अभी नहीं कर पाएंगे। एक हम आर्टिकल जो देखेंगे वो है आपके सामने ये वाला, कि देखो ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कोविड से रिलेटेड जो भी वैक्सीन है, ड्रग्स हैं, बोलो उनको आप GST से एकदम फ्री कर दो। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट मीन्स हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि क्यों GST से 100% एग्जम्पशन देना सही बात नहीं होगी, ठीक है। इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा आप देखोगे ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, कोई काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट है वो 80% राइज हो गया, लगभग 7 बिलियन तक हो चुका है मई 1 से 7 तक का। ये शॉर्ट टर्म में बताया हुआ है, तो इतना कुछ मुझे लगता नहीं देखना। तो आप एक बार देखना चाहो तो MEIS स्कीम के बारे में आप ज़रूर देख लेना। जैसे हमने SEIS स्कीम के बारे में देखा था ना कल परसों, जो फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की कि आप जो भी सर्विस सेक्टर पे अभी जो कोविड-19 के चलते क्राइसिस का सामना कर रही हैं, अलग अलग सेक्शंस, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करो, ट्रैवल टूरिज़्म की बात करो, या फिर आप कोई और सर्विस सेक्टर की बात करो, तो बोलो उनके सर्वाइवल के लिए उनको आप सपोर्ट करो। तब हमने बात की थी SEIS की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मर्केंडाइज, ठीक है, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में MEIS स्कीम, जिसको हम बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल चेक करनी है।
बाकी थोड़ा सा और पोर्शन हम इस आर्टिकल का अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट कर पाया, यहाँ पे मर्चेंडाइज है ये थी, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और एक RODTEP दैट मीन्स रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इन स्कीम्स के चलते, इन दोनों स्कीम्स में क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मई में ही शुरुआती 7 दिन में देखने को मिला है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। तो आपके लिए टास्क क्या आ गया कि आप एक तो MEIS के बारे में और एक RODTEP के बारे में डिटेल चेकआउट करोगे। इधर आप देख सकते हो इस वाले आर्टिकल में बताया हुआ है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने तो देखो पैसा निकालने में कमी छोड़ी नहीं, इंडियन मार्केट से पूरा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश की, बट डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे DIIs, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे में मार्केट में ज़्यादा कुछ कॉलेप्स देखने को नहीं मिला, ये चीज़ बताई हुई है। तो मार्केट से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम बैड बैंक के बारे में बोलते जा रहे थे कि अभी बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था, उसको स्टैब्लिश करने की बात है। तो एक ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर आप देख सकते हो पावर कंजम्पशन नियरली 25% राइज हुआ है। एक तो क्या हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं, दूसरी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, उनको रोका नहीं गया है, चाहे लॉकडाउन भी लगा दिया ना कहीं पे भी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला जो काम है वो कंटिन्यू है, अभी भी बना हुआ। तो थोड़ा सा यही बताया हुआ है, बाकी इसमें डेटा है, इतना कुछ काम का है नहीं, बस इतना आप बता सकते हो कि अभी जो ओवरऑल हम देखें तो 25% पावर कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है। बाकी डेटा बहुत शॉर्ट टर्म है, इतना कुछ काम का है नहीं, तो ध्यान ना दो तो ठीक रहेगा। इधर USA से रिलेटेड है, ये भी कोई काम का है नहीं, बिटकॉइन से इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। इधर आप देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो ग्रांट अलोकेट किया है वो लगभग 8,923 करोड़ रुपए है, ठीक है, 25 स्टेट्स को दिया गया, जो कि अप्रूवल दिया जा चुका है। इसमें काम क्या होगा कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल लोकल बॉडीज़, जिनको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, उनको सपोर्ट देना। इससे क्या होगा कि कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है इसे मिटिगेट किया जा सके, उसकी प्रिवेंशन इंश्योर की जा सके, ठीक है, इसके लिए ये यहाँ पे आर्टिकल है। तो ज़्यादा कुछ काम का था नहीं, मेन चीज़ इतनी सी है कि फ़ंड अलोकेट किए गए हैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, ये हमारे काम का है नहीं। तो कुछ आर्टिकल्स हमारे पास में, उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल अगर देखें तो फर्स्ट न्यूज़, वैक्सीन पॉलिसी को रिव्यू रीथिंक करने के लिए बोला गया था। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि भाई आप ट्रस्ट करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर हो, वैक्सीनेशन की सप्लाई में कोई कमी ना आए, जो भी अभी मेडिकल केयर में प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। बोले उसके लिए आप चिंता ना करें। तो इसमें बेसिकली पॉइंट जो आ रहा है ना, वो हमारे लिए यही है कि कैसे भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है अभी जुडिशरी के द्वारा, वो ये कि सबको इक्वल एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जा सके वैक्सीन्स की। क्योंकि अभी जो नई पॉलिसी आई है उसके चलते कहीं ना कहीं एक इशू बन गया कि भाई जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप अलग रेट के ऊपर वैक्सीन अवेलेबल करा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को अलग से, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से ले रही है। तो ऐसे में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी में डिस्क्रिमिनेशन ना ला दे। तो इस चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात कही है कि एक तो आर्टिकल 14 जहां पर राइट टू इक्वालिटी की आप बात करते हो, सबको समानता के अधिकार की बात करते हो, और दूसरी तरफ आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सीधी सी बात कहता है कि भाई राइट टू लाइफ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इमरजेंसी टाइम पर भी आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में इन दोनों आर्टिकल्स को अपहेल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पूरी इस सुनवाई के दौरान एक एफिडेविट अपनी तरफ से डिपॉजिट सबमिट किया है, और उसमें ये कहा है कि आप केवल विश्वास करो, टाइम के साथ में हम सब कुछ टैकल कर लेंगे। और ऐसी बात है भी नहीं कि बिल्कुल ही सेंट्रल गवर्नमेंट शांत बैठी है, कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। आज ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो अप्रैल मिड में लगभग 4500 मैट्रिक टन हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर के 8500 मैट्रिक टन हो चुका है, जो कि और अभी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में मेन तो बात क्या थी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को लेकर के बार बार सवाल किए जा रहे हैं। अभी आपको पता है ही कि सारा जो मुद्दा है वो कहाँ पर फंसा पड़ा है, वो है 1 मई को, जो 1 मई से जो नई वैक्सीन पॉलिसी स्टार्ट की गई है। क्योंकि 1 मई से पहले तो क्या था कि
45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको सबको विदाउट एनी कंडीशन उनको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल कराए गए। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अगर कोई वैक्सीनेशन लेना चाह रहा था तो उसको 250 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है। बट होता क्या है, 1 मई के बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई जिसकी उम्र 18 से 44 साल है वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, बट उनको अपने पॉकेट से मनी देनी पड़ेगी। बट इसके लिए क्या कर दिया, बोला 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वैक्सीन का अलोकेशन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और 50% किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाद में। तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी आ गई है सप्लाई चेन में, क्योंकि राइटर यहाँ पे जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं इस न्यूज़ के थ्रू, सॉरी राइटर क्या, इस न्यूज़ के थ्रू, वो ये कि अभी जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक तो एब्सेंस है किस चीज़ की, कि पहले जो हब एंड स्पोक मॉडल हुआ करता था, जिसमें हब तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोकेशंस है जहां पर वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट होने के बाद में एक तरीके से डिवीज़न हो गया और उन हब्स पे पहुंचा दिया गया, और फिर उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से स्टेट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स के बीच में डिवाइड कर देना। तो ऐसे में हब एंड स्पोक जो मॉडल पहले काम कर रहा था, एक तो बोला उसकी कमी है, दूसरी कि लॉजिस्टिकल जो कमियां हैं, लॉजिस्टिकल इम्पेडिमेंट्स, दैट मीन जो भी हर्डल्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट से लेकर के अलग अलग स्टेट्स तक, अलग अलग हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। तो कहने का मतलब एक तो सेंट्रलाइज्ड मैनर में जो काम हो रहा था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्रोक्योर करके फिर स्टेट्स के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में डिवाइड कर रही थी, वो एक अच्छा मॉडल था जिससे कि परेशानियां नहीं हो रही थी स्टेट्स को भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी। और दूसरी तरफ अभी क्या है, लॉजिस्टिकल इम्पेडिमेंट। देखो, लॉजिस्टिकल सप्लाई की अगर बात करें तो लॉजिस्टिक्स का मतलब हो गया, जब से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको वहाँ से उस फैक्ट्री या उस कंपनी से लेकर के जब तक कंज्यूमर कंज्यूम ना करे या कंज्यूमर उसको ले ना ले मार्केट से, तब तक का बीच का जो पूरा सिस्टम है उसको लॉजिस्टिकल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गया, या फिर आप कह सकते हो उसका स्टोरेज भी आ गया, वो सारी चीज़ें। तो लॉजिस्टिक्स में तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड बैंक की, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही है, शायद मैं गलत ना हूँ तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आती है, कि इंडेक्स भी आता है लॉजिस्टिक्स का, ठीक है। तो उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म अब धीरे धीरे करने लगा है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स को अब हमने कहीं ना कहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर कंसिडर करना शुरू किया है। तो हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो लॉजिस्टिकल इशू की है, और दूसरी जो जिस स्केल पे वैक्सीनेशन कराना चाहते हो वहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल जो पहले फेज में काम कर रहा था वो ही कंटिन्यू करवाना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। हुआ क्या था कि 1 मई से पहले तो ऐसा सीन था कि स्टेट्स के पास में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, जिसमें जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। तो आपके लिए छोटी सी टास्क आ गई है, अब आप यूआईपी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या था कि इंडिया, थ्रू आउट इंडिया लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स थे जहां पर इन वैक्सीन्स को स्टोर करना बड़ा आसान था। बट 1 मई के बाद में क्या हो गया वो आपको पता ही है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो गई और स्टेट और प्राइवेट सेक्टर अलग हो गए। तो ऐसे में अब स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो कैसे इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करे, कहाँ पर स्टोर करे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये कहीं ना कहीं बॉटलनेक का एक और कारण बन गया, कुछ ना कुछ कमियों का एक और कारण बन गया। फिर आगे बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी कितनी अच्छी थी 1 मई से पहले, कि वैक्सीन डेवलपर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया और उसके बाद में उन्होंने हैंडओवर कर दिया पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। उन्होंने फिर बाद में छोटा सा एक जो सैंपल लिया, 1 मिलीलीटर वायल के अंदर एस्ट्राजेनेका ने हैंडओवर किया था एक सैंपल के तौर पे, और उसकी फिर कॉपीज़ क्रिएट करके लगभग 1000 लीटर वैक्सीन डेवलप कर लिया गया, और उस वैक्सीन को आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट्स को और अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में उनको अवेल करा दिया गया। और आप देखोगे चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, बोलो दोनों में आसानी रही डिस्ट्रीब्यूट करने में, जिसमें जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका भी यूज़ किया गया,
अलग अलग तरीके से हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम भी यूज़ किए गए, ट्रक्स का भी, जो कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स थे जिनके अंदर रेफ्रिजरेटर लगे हुए थे, इंस्टॉल थे, वो काम में आ गया। तो कहने का मतलब हब एंड स्पोक सिस्टम, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और हॉस्पिटल्स के बीच में इजीली डिवीजन कर दिया। बट अभी क्या कर दिया है, 50-50% कर दिया। अब 50-50% में स्टेट और हॉस्पिटल्स तो अपने हिसाब से करेंगे ही वो एक्सेस, बट रिमेनिंग 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग कंडीशन को देख करके फिर बाद में हैंड ओवर करेगी कि भाई कितने केस हैं, पॉजिटिविटी कितनी आ रही है केसेस की, या फिर डेथ रेट कितनी ज़्यादा है, या फिर ये देखा जाएगा कि जो वैक्सीन है उसको वेस्टेज कितना खोया जा रहा है। अगर वेस्टेज खोया जा रहा है तो उस स्टेट में जहां पर ज़्यादा वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है उसको वैक्सीन जल्दी से अवेल नहीं कराएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन बेसिस पे वैक्सीन अवेल कराएगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो मेन बात है कि वैक्सीन को स्टोर करना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इसमें कोल्ड चेन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कोल्ड सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं स्टेट्स के सामने अभी जो लॉजिस्टिकल इशू हम देख रहे हैं वो यहाँ आ रही है। तो क्राइटेरिया हमने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेसिस पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, नंबर ऑफ कोविड केसेस कितने हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है तो उस लापरवाही का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को हेल्प नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में फिर बताई हुई है। अगर हम अभी देखें ना तो लगभग जैसे ही 18 से 44 साल के लोगों के इंडिविजुअल्स को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया ना, तो लगभग 600 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको, लगभग 60 करोड़ हो गई, 600 मिलियन का मतलब 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा 18 से 44 साल की उम्र की बात अगर की जाए तो ऐसे में जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कहना यहाँ पर ये है कि हमने ऐसा क्यों किया, जो एफिडेविट दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी हम कैसे भी करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना चाह रहे थे, कि अभी जो शुरुआत है वैक्सीनेशन की उसमें पहले बूढ़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन मिले, उसके बाद में फिर ज़रूरतमंद जो हों उनको हम वैक्सीनेशन दें। क्योंकि एक तरफ तो जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस आशा में रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो अर्न करें। तो एक दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं वैक्सीन्स को पब्लिक गुड भी बोल रहे हैं, तो ऐसे में उस पब्लिक गुड के तौर पे अगर उस वैक्सीनेशन को अगर यूं कहें कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट अर्न करने का कोई वो नहीं है मौका, तो ऐसे में फिर वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि 50% हमारे हाथ में रख लिया और 50% स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हमने दे दिया कि आप अपने हिसाब से ज़रूरतमंदों को दो, बाकी हमें जो लगेगा उसके हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को, यूटीज़ को और हेल्प कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच है कि ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है ब्लैक फंगस इन कोविड पेशेंट्स। अब आप देखो फंगस लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज माइकोरेमिकोसिस। ठीक है, माइकोरेमिकोसिस। तो इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं वो देखो आप, कि आंखें लाल होना, नाक का लाल होना, फीवर आना, हेडेक, कफिंग, या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस, मतलब छोटी छोटी सांस ही ले पा रहे हैं, या फिर जो वोमिट हो रही है, उल्टी होती है, उसमें खून आना। ठीक है, या फिर मेंटल स्टेटस स्विंग होना, चेंज होना बार बार, साथ में ही दांतों के टूटने का डर, धीरे धीरे दांत भी ढीले होने लग जाते हैं इसमें। तो एक इसमें बताया जा रहा है लास्ट में कि अपर जॉ जो है ना, जो ऊपर का जो जबड़ा है वो भी कहीं ना कहीं उसके दांत भी निकल जाते, वो पूरा का पूरा एकदम निकल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं। इसके वल्नरेबिलिटी किस किस को है, कैसे, मतलब आप कह सकते हो किन को ज़्यादा रिस्क है। देखो ऑलरेडी जिनकी परेशानियां है ना, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, मतलब वो लोग, या फिर जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनके शरीर में पहले से प्रॉब्लम है, या फिर जो कुछ ना कुछ दवाइयों का इंटेक कर रहे हैं तो उसके चलते उनकी बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो डाउन हो गई, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ब्लैक फंगस इन्फेक्ट कर सकती है। प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है, एक तो डस्टी एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर, या फिर पूरी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए उनको, जिससे कि वो हाइजीन को मेंटेन रख सकें, और जो कोविड का इन्फेक्शन हो उसके बाद में जब इम्यूनिटी और डाउन हो गई तो ऐसे में वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर बात आ जाती है डायग्नोसिस, पता कैसे पड़ता है
पता पड़ने का तरीका, जैसे ही नॉस्ट्रल कैविटी है उसके थ्रू जो फ्लूइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ले लेते हैं उससे चेक किया जा सकता है, सीटी स्कैन की जा सकती है, ठीक है। और भी तरीके हैं लंग्स का, इनका सीटी स्कैन करके। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखो, अगर ज़्यादा देखो सिचुएशन अगर बिगड़ गई है, ब्लैक फंगस हो गया है, तो देखो सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या फिर एंटी फंगल मेडिकल ट्रीटमेंट देने की भी बात की जाती है। सबसे बड़ी जो मेन बात होती है ना इसमें, अपर जॉ मतलब ऊपरी जो जबड़ा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दांत पूरे निकल जाते हैं इसमें, यहाँ तक कि कई बार आंखें भी पूरी डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसे में सिम्टम्स बहुत ये बताया ये जा रहा है इस बीमारी के लिए, मतलब इस इन्फेक्शन के लिए, कि ये है तो रेयर, पर अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर पेशेंट्स में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो डिजीज़ क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को परेशान कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिम्टम्स आप देख सकते हो यहाँ पे, नेसल ब्लॉकेड मतलब नाक का बंद होना, कंजेशन सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, नेसल डिस्चार्ज, म्यूकस का बार बार निकलते रहना। ऐसे ही लोकल पेन की बात करें, जैसे चिक बोन है ना, जो आपकी नॉर्मल गाल हैं, ठीक है, इनकी हड्डियों में दर्द होना, वन साइडेड फेशियल पेन भी हो सकता है, एक साइड में गालों में दर्द होना, स्वेलिंग भी आ सकती है। मतलब ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। या फिर जो रिलीज हो रहा है ना नोज से, वो ब्लैकिश या फिर डिसकलरेशन उसका हो सकता है। मतलब एक जो आप कह सकते हो कि मतलब जो म्यूकस निकल रहा है बाहर, वो हो सकता है उसका कलर ब्लैक बन जाए। बाकी वोमिटिंग और ये हमने ऑलरेडी देख ही ली। तो ट्रीटमेंट तो देखो यही है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या फिर सर्जरी करनी की हो। बाकी तो चीज़ें अगर आप मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है चाहिए इस आर्टिकल को, और अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आपके लिए इतना बहुत है। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आप देखोगे ये कोई एक मेडिकल एक्सपर्ट का काम नहीं है, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट साथ में मिलकर के काम करते हैं, तब जा कर के ये बीमारी कहीं ख़त्म होती है। चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या फिर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो या फिर इंटेंसिव न्यूरोलॉजिस्ट हो, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो या फिर डेंटिस्ट हो, इनको सबको मिलकर के साथ में काम करना पड़ता है, तब जा कर के इस बीमारी से कहीं निजात पाई जा सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। तो ये है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, ठीक है, कोविड-19 पेशेंट्स में देखा जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज चाइनीज रॉकेट की जो डेब्रिस है, जो कचरा है रॉकेट का, वो क्यों सबके में फैलाने में सक्सेसफुल रहा, और चाइना का ये जो पूरा रॉकेट का मलबा था ये आके गिर गया फिर अल्टीमेटली ओशियन में। तो देखो अभी चाइना का टारगेट है कि 2022 तक अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो लॉन्च करेगा, जिसका नाम बोला जा रहा है तियानही, ठीक है। तो उसका एक पार्ट, बहुत बड़ा मेजर पार्ट लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल को। एक रॉकेट था उसके थ्रू जिसका नाम है, चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट है ये, ठीक है, चाइनाज लार्जेस्ट रॉकेट, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। अब हुआ क्या, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो अर्थ सरफेस से जैसे ही ये टेक ऑफ करते हैं तो बाहर जाता है मटेरियल और उसके बाद रॉकेट, और उसके बाद में जो सैटेलाइट है या स्पेस स्टेशन का जो कंटेंट है वो उसको छोड़ देता है, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो कचरे के तौर पे ऑर्बिट में घूमता रहता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो चला जाता है। बट अब की बार गड़बड़ क्या हो गई कि कहीं ना कहीं जो रिकवरी थी, री एंट्री थी, वो कहीं ना कहीं गलत हो गई। वो कैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैंने आपको बताया कि बाहर निकल जाता है, बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है रॉकेट का जो भी मलबा होता है वो, फिर उसके बाद में वो जो स्पेस स्टेशन है उसको लॉन्च कर दिया जाता है कि वो चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने लग जाए, और वहीं पे वो कचरा जो है वो घूमता रहता है और धीरे धीरे टाइम के साथ में डैमेज हो जाता है। बट अब की बार रॉकेट लॉन्च करते ही, मतलब रॉकेट ने जैसे ही, रॉकेट का जो लास्ट पार्ट था उसने जैसे ही मेन जो कंटेंट था स्पेस स्टेशन का, उसको मॉड्यूल को तो लॉन्च कर दिया, उसको तो रिलीज कर दिया, बट उसके बाद में जो कचरा था वो घुस गया अर्थ एटमॉस्फेयर में और अर्थ के चक्कर काटना शुरू कर दिया लो अर्थ ऑर्बिट में। तो वहां पर क्या है, आप देखोगे कि जैसे जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता गया वैसे वैसे फ्रिक्शन होता गया, और फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न तो होता गया, जलता तो गया, बट उसका जो अमाउंट था, उसका वेट था, वो लगभग 22 टन था, 22 टन्स का बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में वो पूरा बर्नआउट ना हुआ और फ्रिक्शन होते होते वो इसका ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, इनवर्ड, अर्थ सरफेस की तरफ वो आना शुरू कर गया।
ऐसे में कहीं ना कहीं डर उठने लग गए कि कहीं ये कोई इनहैबिटेटेड रीजन में स्ट्राइक ना कर जाए, नहीं तो जान माल का लॉस हो सकता है। ये सबसे पहले वार्निंग थी, ये वार्निंग कंसर्न राइज किए गए थे यूएस स्पेस कमांड के द्वारा। तो उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, बट हुआ क्या अल्टीमेटली, चाइना ने पहले तो इग्नोर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, बट फिर बाद में कल फिर चाइना ने अपनी तरफ से फाइनली अनाउंस किया कि अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद में फिर ये जैसे ही ये रोटेट करता करता नीचे की तरफ आने लग गया अर्थ सरफेस में, तो अल्टीमेटली मालदीव्स के वेस्ट में आकर के ये कोलैप्स कर गया, और ये कोऑर्डिनेट भी बता दिए उन्होंने। तो ऐसे में एक तो चाइना के ऊपर विश्वास की बात आ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा पहली बार हुआ है? जी नहीं, इसके पहले भी हुआ है। एक तो चाइना के साथ, खुद के साथ ही, और इसके अलावा यही लॉन्ग मार्च रॉकेट का ही केस है, ठीक है, पिछले साल मई में। इसके अलावा सल्यूट 7, ये सोवियत यूनियन का स्पेस स्टेशन था, वो कोलैप्स कर गया था 1991 में, वो भी आके गिर गया था। ये जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है ना, ये तो कोलैप्स कर गया था आइवरी कोस्ट में। आइवरी कोस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर आकर अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स का डैमेज हुआ था। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, वेस्ट अफ्रीका में है आइवरी कोस्ट, वहाँ पर कोलैप्स कर गया था। तो ऐसे में बहुत सारे बिल्डिंग्स का लॉस हो गया था। ऐसे ही स्पेस एक्स, एलोन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस रॉकेट लॉन्च करती है जो स्पेस एक्स, उसका भी एक मिशन ऐसे ही माल फंक्शन के चलते फेल हुआ था। 1979 में अगर देखो तो स्काई लैब ने भी ऑस्ट्रेलिया में कैसे जैसे करके कचरे को लॉन्च, मतलब एक तरीके से डंप किया था ऑस्ट्रेलिया में ला करके। इसी तरीके से 1978 की बात है, जब न्यूक्लियर पावर्ड सोवियत सैटेलाइट जो है वो क्रैश कर गया था कनाडा में। तो उसमें तो देखो अब न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो ऐसे में क्या हो गया था कि कनाडा सरकार के साथ में मॉस्को ने कॉस्टिंग शेयर की थी कि कैसे भी करके रेडियो एक्टिव डेब्रिस को हटाया जाए, उस कचरे को हटाया जाए, नहीं तो रेडियो एक्टिविटी के चलते लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते थे। तो ऐसे में ये कोई पहला केस नहीं है, ये पहले भी इतने एग्जाम्पल्स हमारे सामने अवेलेबल है। अभी क्या चाइना को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, चाइना ने पहले तो ये कह दिया कि बोले ये वेस्टर्न हाइप है, माहौल बनाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, बट अब धीरे धीरे चाइना ने खुद ने लास्ट में आते एक्सेप्ट कर ही लिया ना कल संडे को कि हाँ वाकई में कचरा आके गिर चुका है, पर किसी को जान माल का लॉस नहीं हुआ। ये तो चलो किस्मत अच्छी थी। बाकी यूएसए में जो नासा है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म पहले ही करना शुरू कर दिया था, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि चाइना जो है वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी से कंटेंट से रिलेटेड हम मैपिंग की बात करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन है, आप देख सकते हो, ये रहा मालदीव्स, और यहाँ पर कहीं पर कोलैप्स कर गया था वो जो मलबा बचा था रॉकेट का। तो बेसिकली हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो इंडियन ओशियन में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको देखना। आप इसको मैप को अच्छे से देख ही लेना, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर ईरान होता है, यहाँ पर सऊदी अरबिया आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा आप आगे देखोगे गल्फ ऑफ एडन इधर है, यहाँ पर गल्फ ऑफ हॉर्मज यहाँ पर है। ठीक है, गल्फ ऑफ हॉर्मज, ये रेड सी आप देख पा रहे हो, मैप को अच्छे से देख लें आप। इसके अलावा आप देख सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड्स, इनको बोला जाता है लक्षद्वीप आइलैंड का ही पार्ट है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे आ जाता है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल माले। ये है अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशियन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप है, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार। ऊपर वाले अंडमान से, नीचे वाले निकोबार से। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसको सबसे बड़ा तो इंडोनेशिया का बोर्नियो है, ये आइलैंड है, इसको बोलते हैं सुमात्रा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडियन टेरिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन टेरिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पास में कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, तो वो था सुमात्रा उसका आंसर। ये 2017 की प्रीलिम्स में क्वेश्चन था ये, राइट। ठीक है, सुमात्रा, ये देख सकते हो जावा, और ये हो गया बोर्नियो। यहाँ पर आप सिंगापुर अगर नोट करना चाहो तो सिंगापुर यहाँ पर आता है मलक्का स्ट्रेट पे। ठीक है, ऊपर की तरफ मलेशिया हो गया। इसके अलावा हम पहले फोकस कर रहे हैं वैसे आइलैंड्स पे, आइलैंड्स की बात करें तो ठीक रहेगा। यहाँ देखो आप, ये चैगोस आर्कीपेलेगो, और उसी में है डियागो गार्शिया, जिसको लेकर के मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में मुद्दे चलते रहते हैं। ठीक है, तो डियागो गार्शिया चैगोस आर्कीपेलेगो इसी का एक पार्ट है।
ओके, इधर आप देख सकते हो सेशल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कोमोरोज, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। इधर आप देख सकते हो सोकोट्रा, ठीक है, सोकोट्रा यमन के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। मॉरिशस के जस्ट नीचे की तरफ आप देख सकते हो रीयूनियन आइलैंड, ठीक है। और बाकी इधर देख सकते हो जावा आइलैंड हमने ऑलरेडी देख ही दिया, और बाकी आप और देख सकते हो। जो मेन थे वो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं। और इनका आपको देखना क्या है अब, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और रिवर्स, ये चारों ऑर्डर में आपको इनको ध्यान में रखना है। इनमें से कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, तो ये मैप भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे जो आर्टिकल है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, कि ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की कि भाई जीएसटी से एग्जाम्पशन दे दो, छूट दे दो कोविड से रिलेटेड जो ड्रग्स है, वैक्सीन है उनसे। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर जीएसटी से एग्जाम्पशन हमने पूरा दे दिया तो बोलो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स, और उनका असर कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे पड़ेगा। अभी भी अगर करंट रिजीम की अगर बात करें ना जीएसटी में, तो आप देखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का एक स्कोप दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि मान लो एक कपड़ा है, एक शर्ट है, उसका प्रोडक्शन अगर किया जाता है ना, तो शर्ट के प्रोडक्शन से पहले उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है कॉटन। कॉटन का प्रोसेस होने के बाद में फिर उसका बनता है फैब्रिक, थ्रेड बनता है, थ्रेड के बाद में फैब्रिक बन जाएगा, और फैब्रिक बनने के बाद में फिर वो जाएगा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में, और वहाँ पर फिर कॉटन का थ्रेड भी काम आएगा, धागा भी काम आएगा, वहाँ पर सर्विसेज भी लग जाएंगी। सर्विस का मतलब जैसे कटाई करना, मेजरमेंट लेना वो, और फिर उसके बाद में शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ऐसे में पहले तो कोई कॉटन पे टैक्स दे, फिर उस कॉटन पे टैक्स लगने के बाद में जैसे ही फाइबर प्रोडक्शन होता है तो फाइबर पर भी उसके टैक्स लगना शुरू हो जाए, फैब्रिक पे भी अगर टैक्स लगना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद में शर्ट बन गया तो शर्ट पर भी टैक्स लगना शुरू हो जाए। तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक के बाद में एक टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जीएसटी में सिस्टम क्या किया गया है कि अगर कॉटन पे आपने टैक्स दे दिया तो फिर उसके बाद में फैब्रिक पे जितना भी टैक्स लगेगा उस टैक्स में से छूट दे दी जाएगी जितना कॉटन पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे में शर्ट जो है वो ज़्यादा महंगा ना होकर के कंज्यूमर पे भारी ना पड़े। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा अगर उठा देना है आपको, जो कॉटन प्रोड्यूसर किसान है या फिर कॉटन की जो प्रोसेसिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उनको अगर फ़ायदा देना है, तो ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में अगर जीएसटी से ही रिलैक्सेशन दे दिया ड्रग्स को और वैक्सीन्स को, तो ऐसे में फिर जो इनपुट जहाँ से लग रहा है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा जीएसटी रिजीम का। तो ऐसे में फिर ये अल्टीमेटली वैक्सीन जो है वो बहुत महंगे बिकेंगे मार्केट में। वही कैस्केडिंग इफेक्ट जो कि जीएसटी से पहले चलता था, और इसका असर कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो बोले इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, स्टेट्स को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि स्टेट्स में हमारे यहाँ पर जैसे हम जीएसटी की बात करें तो 3 तरीके की जीएसटी कलेक्शन होता है। एक तो इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50% शेयर होता है। एक स्टेट जीएसटी जिसमें 100% स्टेट्स का हिस्सा होता है, और एक होता है सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी। इस सीजीएसटी का 41% 41% हिस्सा स्टेट्स को जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर हिस्सा जीएसटी को किसको जा रहा है जी? ये जा रहा है स्टेट्स को। तो इसका एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि मान लो 100 रुपये का अगर आईजीएसटी कलेक्शन किया जाता है तो बोला 50% तो स्टेट के पास जाता है, 50% सेंटर के पास में जाता है। फिर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरा टैक्स इकट्ठा होगा तो उसका 41% और फिर बाद में जाता है स्टेट्स के पास में। तो ओवरऑल 100 रुपये का जो टैक्स शुरुआत में कलेक्ट हुआ उसका लगभग 70 रुपया जो हिस्सा है वो तो स्टेट्स के पास में ही चला जाएगा। तो ऐसे में स्टेट्स के पास में तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू हो रहा है, तो स्टेट्स अपनी तरह रिलैक्सेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिलैक्सेशन दे देगी तो कंज्यूमर के पॉकेट पे ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, चाहे वो कोविड ड्रग हो, वैक्सीन हो, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में बोले जीएसटी एग्जम्पशन कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल में। इसके अलावा
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको बैड बैंक बोला गया था, जो कि बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसको अभी जून मंथ से ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है बैड बैंक का? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। ओके, इसके अलावा आप देखोगे इस इंस्टीट्यूशन का काम क्या होगा कि जो भी लेंडर्स हैं जिन्होंने किसी भी कंपनी को उधार दिया, मान लो XYZ कंपनी को उधार दिया और वो XYZ कंपनी उन लेंडर्स को पैसा टाइम पे दे नहीं पा रही है, ना तो प्रिंसिपल दे पा रही है ना इंटरेस्ट दे पा रही है, तो ऐसे में इस कंपनी को रिजॉल्व करना, दैट मीन्स इस कंपनी को रिवाइव करना, जिससे कि लेंडर्स को कुछ ना कुछ फायदा हो सके, इस कंपनी को रिवाइव करना, रिजोल्यूशन करना। तो ऐसे में एक एसेट जो है वो बैड हो जाएगा, NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, जिसको बैड बैंक बोलते हैं। उसका नाम फाइनलाइज हुआ है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि जून 2021 से फंक्शन में आ जाएगी। और इसमें आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की हिस्सेदारी रहेगी। ये और प्रोविजन आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा और मुझे लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बच रहा है हमें डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।